ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब वक्त है हमारी इस खास पेशकश का। शेयर बाजार सबका अधिकार। बचत करना हमारी आदत में शुमार है, लेकिन इस बचत का निवेश हम कहां करें, किस तरीके से करें, ये बड़ा सवाल है। और ये सवाल आपके और हमारे मन में अक्सर उठते हैं। तो आपके इन्हीं सवालों का जवाब देने के लिए ईटी नाउ स्वदेश का ये स्पेशल शो हाजिर है, शेयर बाजार सबका अधिकार। ये सिर्फ एक शो नहीं है, ये आपको शेयर बाजार से जोड़ने की एक मुहिम है। इसमें आसान भाषा में हम आपको वो तमाम जानकारियां देंगे जो शेयर बाजार में बेहतर रिटर्न की आपकी राह को आसान बनाएगा और हिंदुस्तान की तेजी से हो रही तरक्की में आपको भी हिस्सेदार बनाएगा। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं। शो में जुड़ने का तरीका बेहद ही आसान है। आपकी स्क्रीन पर लगातार एक क्यूआर कोड फ्लैश हो रहा है, उसके जरिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। इसके अलावा फोन लाइन नंबर्स भी हम आपकी स्क्रीन पर फ्लैश करते रहेंगे। आप उसके जरिए अपने सवाल हमें व्हाट्सएप करिए या फिर फ़ोन भी कर सकते हैं अपने सवालों को। यूट्यूब पर तो हम लाइव चल ही रहे हैं, वहाँ पर भी अपने सवालों को आप भेज सकते हैं। आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान मौजूद ही हैं। मार्केट एक्सपर्ट रवि सिंह और एसएमसी ग्लोबल के सौरभ जैन मौजूद हैं। चलिए पहले दर्शक का सवाल शामिल कर लेते हैं। इनसे हमने संपर्क करने की कोशिश की लेकिन बात नहीं हो पाई, लेकिन उनका सवाल हमारे पास आ चुका है। पंजाब से गुरुचरण सिंह जी जुड़े हैं हमारे, उनका सवाल आया है हमें व्हाट्सएप पर और इनका सवाल है कि ये हर महीने 13,000 निवेश करना चाहते हैं और 40 साल के लिए बेहतर पोर्टफोलियो ये चाह रहे हैं अपने लिए। अगले 40 साल के लिए 13,000 निवेश से शुरुआत करना चाह रहे हैं। अब इनसे बात तो नहीं हो पाई कि ये फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर हैं या पहले भी ये निवेश कर चुके हैं, कुछ इन्वेस्टमेंट है इनका, ये सब तो क्लैरिटी नहीं मिल पाई है इनके सवाल से। लेकिन चलिए इनकी मदद करने की कोशिश करेंगे। रवि जी, क्या सलाह होगी, किस तरह के स्टॉक में इन्हें निवेश करना चाहिए? हर महीने 13,000 निवेश कर सकते हैं ये। देखिए, बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है कि आप हर महीने की आपने पहले ही रणनीति बना ली है, तो आप कुछ स्टॉक्स का सिलेक्शन कर लीजिए। जैसे कि आपको यहाँ पर मैं थोड़ा-सा डिटेल में अगर बताता हूँ, आप पेन पेपर लेकर नोट कर लीजिए। पहला कि आपको सेगमेंट वाइज़, सेक्टर वाइज़ जो है वो स्टॉक्स लीजिए। पहले आप बैंकिंग काउंटर को इंक्लूड करिए। बैंकिंग काउंटर में आपको कौन-कौन से शेयर लेने? सबसे पहला जो हमारा सरकारी बैंक है एसबीआई, जिसमें कि आप एसआईपी कर सकते हैं। अगले 20 साल की एसआईपी की अगर आप बात कर रहे हैं, तो आप उसको इंक्लूड कर लीजिए। दूसरा एचडीएफसी और तीसरा है आईसीआईसी बैंक। तो आप इन तीनों को आप अपने सेगमेंट पे ऐड कर सकते हैं। अब आगे की जब एसआईपी आप इंक्लूड करते जाएँगे, तो आपको किसमें और ऐड करना है? आपको ऐड करना है यहाँ पर माइनिंग के काउंटर में। माइनिंग के काउंटर में आपके पास ऑप्शंस क्या आते हैं? एनएमडीसी है, जीएमडीसी है और कोल इंडिया है। तो मुझे लगता है कि अभी स्टार्टिंग में ये 2 सेक्टर के स्टॉक्स को आप नोट कर लीजिए और एसआईपी का जो आपका जो 13,000 का इन्वेस्टमेंट है, उसको आप इन स्टॉक्स में डिवाइड करके आप 1-1, 2-2 शेयर करके परचेज़ करते रहिए। मुझे लगता है कि 20 साल के हिसाब से ये एसआईपी के स्टॉक्स बहुत बढ़िया हैं और मार्केट को आउट परफॉर्म करेंगे, आपको बेहतरीन रिटर्न यहाँ पर मिल पाएगा। सलाह आती हुई कोल इंडिया के ट्रेड पर सौरभ, हमारे एक दर्शक है अनुराग पटेल और इनका सवाल सीएससी पर है। इन्होंने मुझे बाइंग प्राइस या कोई भी अपनी इन्फॉर्मेशन नहीं दी है स्ट्रैटेजी की। ये एक सवाल है और मिस्टर एस के, इनका भी एक सवाल है लेमन ट्री पर। उन बाय वैल्यू 142 है। सो लेमन ट्री से शुरुआत करते हैं क्योंकि इनकी बाइंग प्राइस हमारे पास है। देखिए, होटल स्पेस में लेमन ट्री काफ़ी अच्छा कर रहा है। इन्होंने काफ़ी अच्छे टाई-अप्स किए हैं और हर साल करते जा रहे हैं। जो मुंबई का इनका मेजर एक्सपेंशन था, वो अब हो चुका है। कोई मेजर कैपेक्स आना नहीं है और धीरे-धीरे करके कंपनी का ये प्लानिंग है कि वो डेट भी कम करते जाएँगे। अभी जो इनका काम होगा इस वर्ष में, वो थोड़ा-सा रेनोवेशन का रहेगा। ओवरऑल इंडस्ट्री की बात करें तो काफ़ी अच्छी चल रही है। ऑक्यूपेंसी रेट बढ़ रहे हैं, एवरेज रेवेन्यू रेंट ऊपर जा रहा है। तो बहुत ही अच्छे स्टॉक का इन्होंने चयन किया है, लंबे समय के लिए आप बिल्कुल निवेश कर सकते हैं। दूसरा स्टॉक जिन्होंने पूछा सीईएससी, तो पार क्षेत्र काफ़ी अच्छा लगता है। यूटिलिटीज़ काफ़ी अच्छा कर रही हैं और जिस तरह से वॉल्यूम ग्रोथ आ रहा है, जिस तरह से कंपनियाँ कर रही हैं और एडिशन कर रही हैं अपने जो प्रोडक्शन कैपेसिटीज़ में, तो वो भी काफ़ी अच्छा लगता है। तो सीईएससी भी मैं समझता हूँ एक अच्छी चॉइस है लंबे समय के लिए। साउथ इंडियन बैंक पर नैना भाविन हमारी यूट्यूब की दर्शक हैं, पूछ रही हैं और कितने समय तक रुकना चाहिए साउथ इंडियन बैंक में, ये इनका सवाल है। हालांकि इसके अलावा और कोई जानकारी नहीं दी है इन्होंने मुझे, बट अगर किसी ने ख़रीदा हुआ है और नज़रिया अगर समझना चाह रहे हो तो क्या होना चाहिए आपके मुताबिक? रवि?
जी बिल्कुल। देखिए कविता जी, मैंने इससे पहले अभी साउथ इंडियन बैंक की एक रिकमेंडेशन दी थी, 42 रुपीस का टारगेट दिया था, और मुझे ऐसा लगता है कि ये सिर्फ आने वाले 3 महीने में ही आपको अचीव होते हुए नजर आएंगे। लेकिन अगर आपका नजरिया 3 साल 5 साल का है तो डेफिनेटली इस स्टॉक को होल्ड करके रखिए, क्योंकि जो छोटे मंझोले बैंक्स हैं उनमें काफी अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिली है, और लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट के हिसाब से काफी अच्छे हैं। तो मुझे लगता है कि पहला टारगेट अभी 44 का रखे। थोड़ा सा मार्केट है तो मार्केट को डे टू डे एक्टिविटी में थोड़ा सा वॉच करके रखें। तो अभी फिलहाल यहाँ पर 42 के टारगेट एक बार को आते हैं, तो रिवाइज ईटी स्वदेश पे वापस से यूट्यूब पे कॉल करिए, कविता जी को परेशान करिए, फिर से पूछिए, फिर से आपका सवाल लेंगे। ठीक है, चलिए, तो ये है सलाह आपको साउथ इंडियन बैंक में। नवी मुंबई से राजेंद्र जी हमारे साथ जुड़े हैं फोन लाइन पर। राजेंद्र जी नमस्कार, सवाल पूछिए अपना। नमस्कार मैम। तो मेरे पास एनएचपीसी के शेयर है जी 1000 और टाटा मोटर के ओके। 60 शेयर है मैम। भैया इसमें बने रहना है क्या निकल जाओ? टाटा टाटा मोटर का 416 का ठीक है, पाएंगे, आपको 60 सलाह शेयर है। देते हैं। अच्छा, चलिए, टाटा मोटर्स में तो काफ़ी अच्छा मुनाफा हो रहा है। इनफैक्ट एनएचपीसी में भी अच्छा गेन हो रहा है। एनएचपीसी में 1000 शेयर्स लिए थे, तो वो क्वांटिटी का भी फ़ायदा आपको हो रहा है राजेंद्र जी। बहुत बहुत मुबारकबाद आपके दोनों ही निवेश के लिए। और टाटा मोटर्स तो शानदार लेवल्स पे लिया है, 416। अभी थोड़ी देर पहले रवि बता भी रहे थे कि काफ़ी अच्छा स्टॉक लग रहा है। इन स्तरों पर भी चाहे तो आप एंट्री ले सकते हैं। लेकिन और अब एक बार आपसे राय लेंगे इनके दोनों ही शेयरों पर। एनएचपीसी, टाटा मोटर्स फिलहाल गेन में है, और रुके रहें या फिर और खरीदारी कर सकते हैं? देखिए पूजा जी, दोनों ही शेयर काफ़ी अच्छे हैं। एनएच पावर सेक्टर पे जो आउटलुक है वो काफ़ी पॉजिटिव है। एनएचपीसी की काफ़ी कैपेसिटी जो पहले बन रही थी, वो आने वाले 6 महीने में और 18 महीने में वो स्ट्रीमलाइन हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती हुई दिखेगी, और कंपनी के काफ़ी अच्छे कमिटमेंट्स हैं। लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी एक बहुत अच्छी लेके कंपनी चल रही है ग्रीन एनर्जी की तरफ। तो ओवरऑल मुझे लगता है ये स्टॉक अगर आप लंबे समय के लिए रखते हैं तो काफ़ी अच्छा पैसा, बड़ा पैसा बन सकता है। टाटा मोटर की बात करें तो भारत में और बाहर में दोनों ही जगह कंपनी का जो सेल्स है वो बहुत अच्छा हो रहा है। लैंड रोवर, जैगुआर काफ़ी अच्छा कर रहा है। यहाँ पर भी कंपनी नए-नए ब्रांड्स, नए-नए वेरिएंट्स लेके आ रही है। अभी रिसेंटली टियागो टिगोर में कंपनी ने पहली बार ऑटोमैटिक के साथ सीएनजी दिया। लोग बहुत पसंद कर रहे हैं, बुकिंग्स काफ़ी अच्छी चल रही है। तो लंबे समय के लिए मुझे लगता है टाटा मोटर भी एक अच्छा चयन है। तो दोनों समय ही मेरी सलाह होल्ड की रहेगी। ऑलराइट, नीलेश परमाल साहब मेरे साथ फोन लाइन पर हैं। नमस्कार। नमस्कार जी सर, पूछिए। वीआईपी लिया है, बहुत टाइम हुआ। 702 पे लिया, ओके, अब मुझे बहुत डाउन हो गया। बिल्कुल, जब लिया था तो आपने निवेश का नजरिया बनाया था? बहुत लंबा तो नहीं, 3-4 महीने थोड़ा प्रॉफिट के लिए रखा था। ऑलराइट, 702 पे आपने लिया है। रवि, इनकी बाइंग प्राइस तो बहुत ऊंची है। देखिए 2000 रुपए का लॉस है, लेकिन आपको एक ऐसा शेयर बताता हूं जो आप एक की क्वांटिटी में 2 खरीद सकते हैं। इस समय आप देख लीजिए वेदांता, वीडीएल, इस समय इसको फोकस करिए। 280 रुपीस का चल रहा है। जल्द ही आपको 350 के टारगेट भी मिलेंगे, और डिविडेंड के लिए तो ये फेवरेट स्टॉक रहता है। तो मुझे लगता है अगर साल भर नहीं चला तो डिविडेंड का दम भी दिखाएगा। तो मुझे लगता है ट्रेन बदल लीजिए, वीआईपी की सवारी को छोड़ दीजिए, और वीआईपी से अब उतनी उम्मीद नहीं है कि बहुत ज्यादा रिटर्न्स आपको मिल पाएंगे। मिलेंगे, तेज है, आज भी तेज है, आपको कल भी तेजी दिखाई देगी, लेकिन लंबी रेस का जो घोड़ा है उस पे चढ़ने में ज्यादा फायदा है। तो मुझे लगता है एक बार को स्विच कर लीजिए स्टॉक्स को, दूसरे स्टॉक्स पे वेदांता को आप अंडरटोन ले लीजिए, और मुझे लगता है इससे जल्दी प्रॉफिट निकाल पाएंगे। तो ये है सलाह वेदांता पर। अगले दर्शक को शामिल कर लेते हैं। कौस्तुभ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नमस्कार कौस्तुभ जी, सवाल पूछिए अपना। जी नमस्ते मैम। मैं इन्वेस्टमेंट के तौर पे जो है जानना चाहता हूँ कि इफ आई वांट टू इन्वेस्ट 5000 रुपीज इन शेयर फ्रॉम द टाटा ग्रुप एंड 5000 इन म्यूचुअल फंड, तो मैं किन शेयरों में जो है और किन म्यूचुअल फंड में जो है इन्वेस्ट करूँ? अच्छा, ठीक है, चलिए आपको सलाह दे देते हैं। म्यूचुअल फंड के लिए तो देखिए कविता बेटर पर्सन है, क्योंकि उनका शो आता है शाम को, बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर, और उसमें वो जानकारियां भी देती हैं। आप वो देख सकते हैं, उससे आपको आइडिया मिल जाएगा। हम एक्सपर्ट से भी कोशिश करेंगे समझने की कि किस थीम पर आप फोकस कर सकते हैं।
लेकिन सौरभ जी फिर आपसे समझना चाहेंगे, 10,000 कुल निवेश करना चाह रहे हैं, ये 5,000 टाटा ग्रुप की कंपनियों में और बाकी PSU शेयरों में, और बाकी के 10,000 ये SIP या म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाह रहे हैं। क्या सलाह होगी? कुछ स्टॉक्स आप इनको सुझा सकते हैं क्या? देखिए, टाटा समूह में 2 कंपनियाँ जो मुझे अच्छी लगती हैं, वो है TCS और टाटा मोटर। यहाँ पर आपके ₹5,000 आप यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। तकरीबन 4,000 और ₹1,000 के आस-पास का ही दोनों शेयर हैं। और जो 5,000 हैं, तो मैं समझता हूँ कि आप वहाँ पर सेक्टोरल इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जैसे 4 क्षेत्र जो हमें अच्छे लगते हैं, वो है IT क्षेत्र, बैंकिंग क्षेत्र, कैपिटल गुड्स और पावर। तो अगर आप ₹1,250 की 4 जगह SIP इन्हीं के जो थीमेटिक फंड्स होते हैं, उसमें अगर आप लगा दें लंबे समय के लिए, तो काफ़ी अच्छा पैसा बन सकता है। टाटा मोटर्स पर आपको ये सलाह, वरना कौस्तुभ जी फंड्स को लेके जो आपका सवाल है मैं अपने शो पे शामिल करने की कोशिश करूंगी। और दूसरा ये जो शो है हम गुरुवार को भी 4:30 बजे जो है शेयर बाजार सबका अधिकार जो है वो लेकर आते हैं, वहाँ भी आपका सवाल हम शामिल कर सकते हैं। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और सौरभ और रवि चर्चा में आगे ना आप दोनों से ही मैं एक एक सलाह मांगूंगी या एक एक पिक मांगूंगी जो इस पूरे वित्त वर्ष के हिसाब से देखा जाए तो बेहतरीन स्टॉक होगा, तो वो आप निकाल के रखिएगा। उस बीच एक व्हाट्सएप का सवाल है राजेश नारायण का रांची से। हैप्पीएस्ट माइंड लिया है इन्होंने रवि, 1002 की इनकी बाइंग प्राइस है। देखिए फिलहाल तो हैप्पीएस्ट माइंड थोड़ा सा यहाँ पर साइडवेज सा ट्रेंड दिखा रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि IT सेगमेंट के हिसाब से देखते हैं या फिर अभी इस मोमेंटम में देखते हैं तो 1000 के लेवल्स तो जरूर आते हुए आएंगे। लेकिन मैं हमेशा इस समय जो पूरा का पूरा फोकस कर रहा हूँ, वो फोकस ये कर रहा हूँ कि इन्वेस्टर को पहले पैसे मिल सके, यानी कि मार्केट में जो चलने वाला है उसकी तरफ ध्यान दें। मैंने अभी 2-3 स्टॉक्स की चर्चा करी है, आप चाहे तो उनमें स्विच कर सकते हैं और वहां पर क्वांटिटी ज्यादा ले सकते हैं, क्योंकि ये ₹700 के शेयर हैं, वो ₹100 के शेयर हैं और ₹100 के अंडरटोन में शेयर हैं। तो पहला स्टॉक आता है कोल इंडिया, जिसको कि आप ले सकते हैं। दूसरा मैंने अभी वेदांता की बात की थी और जो कई बैंकों की चर्चा करी तो उसमें आपको याद हो तो एक यूको बैंक की भी चर्चा करी थी। तो मुझे लगता है कि इन तीनों में से जो आपको अच्छा लगता है आप ले लीजिए। तीनों बराबर आपको चलते हुए नजर आएंगे और मुझे ऐसा लगता है कि आपको जल्दी रिटर्न दे पाएंगे। हैप्पीएस्ट माइंड को अगर रखेंगे 1000 का लेवल आएगा, लेकिन ये 8 महीने का समय ले सकता है, 8 से 10 महीने भी लग सकते हैं। लेकिन जिन स्टॉक्स को मैं पकड़ने की बात कर रहा हूँ, इनमें इलेक्शन हुआ नहीं कि ये सब चमके नहीं और आपका प्रॉफिट वापस बढ़ गया, तो ये फायदा उठाइए और इन स्टॉक्स में मूव कर दें। नीति जो है आपको बताई गई है रवि की तरफ से। चलिए अब जो मैं स्टॉक की बात कर रही थी सौरभ, इस पूरे साल, इस पूरे नए वित्त वर्ष में मैं आपके पास आती हूँ सौरभ। इस बीच RBI गवर्नर शक्तिकांता दास का संबोधन शुरू हो गया है RBI के 90 साल पूरे होने पर, वहीं पर हम लिए चलते हैं दर्शकों को। Here all our invitees and each one of you who has made it convenient to be here. The Reserve Bank's evolution as an institution has been closely intertwined with the development of the Indian economy. From being a central bank primarily concerned with allocation of scarce resources during the planning period, the Reserve Bank has transitioned into being an enabler for the market economy. We are a full-service central bank with our functions spanning multiple dimensions. It has been our endeavor to promote the financial sector, promote a financial sector that is robust, resilient, and future-ready. The path-breaking structural reforms, such as the enactment of the Insolvency and Bankruptcy Code and the adoption of flexible inflation targeting in the recent years, have helped us to deal with the challenges in the banking system and the task of maintaining price stability more effectively. Given the rapid changes taking place in today's world, especially in the areas of technology, innovation, business practices, and growing complexities in the financial sector, the Reserve Bank is constantly evaluating the emerging trends and taking necessary policy measures to remain in sync with the changing times. Our effort is to anticipate situations and take proactive measures. The global turmoil arising from the COVID-19 pandemic and the ongoing geopolitical hostilities have tested the resilience of every economy in the world, including India. The well-calibrated and coordinated monetary and fiscal policies adopted in our country went a long way in shielding our economy from these shocks
and helped us to emerge even stronger than before. It's a matter of satisfaction that today our GDP growth is robust, inflation is moderating, the financial sector is stable, the external sector remains resilient, and the forex reserves are at an all-time high. Over the years, the Reserve Bank has emerged as a symbol of stability, resilience, and commitment to the welfare of our citizens. This has been possible due to the contributions made by generations of the team RBI. As we move towards RBI at 100, the Reserve Bank remains focused on ensuring a stable and strong financial system that would act as a bedrock for our country's economic progress. With these words, let me once again welcome the Honorable Prime Minister and the other dignitaries present in the dais and each one of you who is present here in the audience to this commemorative event of 90 years of the Reserve Bank. Thank you. Namaskar. The Bank of India. RBI, the Central Bank of India, has actually had a remarkable checkered history. It stands tall among its peers on several counts. Once in a century pandemic, the COVID, hit us. The RBI adopted and in fact deployed conventional and unconventional range of instruments to provide liquidity and to promote growth and to ensure financial stability. The two examples I can cite and which can stand before as a classic example are the moratorium on loan repayments and also the liquidity infusion which happened during that time. Later came the Russia-Ukraine war. RBI's measures primarily aimed at two things. One, to address the inflation and the forex market's volatility. RBI, in fact, has been one of the earliest to recognize the non-transient nature of inflation. One of the few central banks, if I may say so, to front-load policy rate hikes in particular. Forex reserve management is also something on which we have this opportune moment to recall the work done by the RBI. Building up reserves, including foreign exchange interventions. In the past few years, India's capacity to manage and also to take care of external imbalances and uncertainties have significantly improved purely because of the professional management of the RBI. Rupee has exhibited lower volatility and orderly movements is what we notice of the rupee, and they are in relative terms to the rest of its peers. Managing India's banks is something which I'll recall at this time. A decade ago, balance sheet problem, today is a balance sheet advantage, and that advantage accrues to our economy. Collaborative effort of the Government of India and RBI, the asset quality management, prompt corrective action framework are all great functions well carried out by our true regulator of the banks, Reserve Bank of India. Fiscal and monetary policy coordination. As always, the Government of India is one of the governments, like very many others, and RBI manages its debt, which is very important for government. Inflation management, despite monetary tightening pressures and the measures which have been taken for monetary tightening, has stabilized the G-Sec yields, which is very important for the economy. The stability in G-Sec markets has contributed to overall financial market resilience and investor confidence in the Indian economy. Lastly, the Bank of International Settlements, BIS, has
mentioned significant role played by RBI in a very unconventional point. RBI's role in anchoring inflation expectations using communication policy is significant, is what the BIS has said. And I'm sure not one in this audience would disagree with that. Apart from forward guidance, it was used for explaining the rationale. The policy of communication management has been used for explaining the rationale for the measures taken by the RBI. Thus, in the economy, confidence was built, and then optimism, if I can say so, optimism has been held up even during pandemic, held high and never let down. So optimism building is a very beautiful function which the RBI during crisis time has handled because it adopted this unconventional instrument of communication with the people. And final word, institutional integrity is something which I would credit the RBI, and among very many central banks, India's RBI, for its institutional credibility, needs a big applause in the 90th anniversary. Thank you very much. धन्यवाद माननीय आपके मार्गदर्शन के लिए। रिजर्व बैंक की इस अभूतपूर्व यात्रा को समर्पित एक स्मारक सिक्का जारी करने के लिए रिजर्व बैंक गवर्नर से अनुरोध है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा जारी होने वाले सिक्के को प्रस्तुत करें। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय।